Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक. ठीक है, ये क्या है? एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया है, कोई ओरिजिनल बुक है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसमें से एक छोटा हिस्सा निकाला हुआ है, वो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसकी ऑथर कौन है? एन ए फ्रैंक है. ठीक है, ऑथर जरूर एन ए फ्रैंक है ना, बट ये पब्लिश किसने करी थी, किसने करवाई थी? इनके फादर ने. अब ऐसा क्या हुआ वो हम जानेंगे इस स्टोरी में. तो चलो पहले जान लेते हैं हम थोड़ा सा एन ए फ्रैंक के बारे में. ठीक है, अब एन ए फ्रैंक का पहला नाम क्या है? एनालीज मारी एन ए फ्रैंक. ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, एनालीज. ठीक है, ये इनका नाम है, जिसमें से एनालीज को छोटा कर रखा है एन ए फ्रैंक. ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ था? 12 जून 1929. और इनकी डेथ कब हुई थी? बिटवीन फरवरी टू मार्च 1945. ठीक है, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War. Her family had moved to Amsterdam of the Nazi after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into Netherlands. ठीक है, एनालीज मारी एन ए फ्रैंक जो थी वो एक कौन थी? जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी, जर्मनी में बॉर्न हुई थी, जूइश गर्ल थी, जिन्होंने एक डायरी लिखी थी. कब लिखी थी? जब वो छुपी हुई थी अपनी फैमिली और अपने 4 दोस्तों के साथ. कहाँ? एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर. हर फैमिली हैड मूव्ड इन एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. जब जर्मनी में नाजीज का बहुत ज्यादा क्या हो गया था? दबदबा हो गया था, पावर हो गई थी, तो वो लोग कहाँ मूव कर गए थे? जर्मनी से एम्स्टर्डम में. ठीक है, उस वक्त उन्होंने वो कहानी डायरी है वो लिखी है. अ परसिक्यूशन against the Jewish people increased. The family went into hiding in July 1942. देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उनकी फैमिली हाइडिंग में कब गई थी? 1942 में. ठीक है, छुपी कब थी? 1942 में. कब? जब उत्पीड़न. ठीक है, परसिक्यूशन का मतलब हुआ उत्पीड़न, है ना. जब जो जूइश लोग थे उनको नाजीज बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? पीड़ा दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे. उस टाइम 1942, जुलाई 1942 की बात हो रही है, तब ये लोग जाके एम्स्टर्डम में छुप गए थे. इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. और कहाँ छुपे थे? उनके जो फादर हैं, जिनका नाम क्या है? ऑटो फ्रैंक. ठीक है, ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस बिल्डिंग में छुपे थे. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. अब देखो ये चीज यहां से, इतना पार्ट है ना. 1942, जुलाई 1942 में जाके छुपे थे. ठीक है, कितने टाइम छुपे रहे? 2 साल छुपे रहे. उसके बाद क्या हुआ? बिट्रेड, धोखा मिला उन्हें. बिट्रे करना होता है किसी को धोखा देना, बिट्रेड होना, धोखा मिलना, है ना. उनको धोखा मिला और उनको वहां से कहाँ पे भेज दिया गया? कहाँ भेज दिया गया उनको? नाजीज के जो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम था ना, उसका नाम क्या था? इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम का नाम था बर्जन बेल्सन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम क्या था? बर्जन बेल्सन. वहां पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा ये टाइफस फीवर चल रहा था. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एने की भी डेथ हो गई और उनकी जो सिस्टर थी मार्गॉट, उनकी भी डेथ हो गई सेम टाइफस की वजह से. ठीक है, ये जो टाइफस हुआ है इसकी वजह से 2 साल के बाद जब उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, वहां पे टाइफस की वजह से एने और मार्गॉट की डेथ हो गई.
Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. अब उन सब में से सिर्फ कौन बचा था? एने के फादर ऑटो बचे थे। ठीक है, वो जब आते हैं वापस तो उन्हें क्या मिलती है? एने की डायरी मिलती है। ठीक है, समझ आया? अब क्या होता है आगे? Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English, okay, under the name The Diary of a Young Girl. अब आई समझ कि एने फ्रैंक ऑथर कैसे हैं? बिकॉज उनकी ही डायरी है जिसको उनके फादर ने जब देखा पढ़ा तो उन्हें ये नजर आया कि ये बहुत यूनिक है और ये चीज पब्लिश होनी चाहिए, तो वो जो है पब्लिश करवाते हैं उसको किस नेम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और जो हम अभी पढ़ेंगे ना इसमें आगे, वो इस डायरी ऑफ द यंग गर्ल का एक्सर्प्ट है जिसका नाम क्या रखा है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, क्योंकि एने फ्रैंक की डायरी में से ही हम वो चीज पढ़ रहे हैं और वो एक्सर्प्ट आया है। क्लियर हुआ? The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. It chronicles the events of her life from June 1942 until its final entry of August 1, 1944. लास्ट एंट्री कब हुई थी उस डायरी में? 1 अगस्त 1944। ठीक है, और उन्होंने लिखनी कब शुरू करी थी? 12 जून 1942। क्लियर? एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ। क्रॉनिकल्स होता है बेसिकली इतिहास। ठीक है, तो उसमें जो भी हिस्ट्री थी उनकी लाइफ की वो लिखी हुई थी। क्लियर? It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read बुक्स। अब देखो, जब उन्होंने लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? डच में, है ना। ओरिजिनल जो बुक है वो किस लैंग्वेज में है? जो उनकी डायरी है दैट वाज इन डच लैंग्वेज। फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस में और वो बुक कैसी हो गई है? वाइडली रीड होने वाली बुक बन गई है अब वो, कि उसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. ठीक है, उस पे जो है फिल्म्स भी बनी, मूवीज भी बनी और प्लेज भी हुए। ठीक है, सारी चीजें हुई उस डायरी के ऊपर। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most owned and discussed of the Holocaust victims. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि तो वर्क है ना कैसा देखा गया? मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल होना, व्यवहारिक होना, ठीक है, एक सेकंड रुको मैं इसको। ठीक है, तो इंसाइटफुल होना, व्यवहारिक होना। ठीक है, इस डायरी ने क्या प्रोवाइड किया? एक इंटीमेट एग्जामिनेशन, और वो जो डेली लाइफ चल रही थी, और इंटीमेट होना मतलब खुद का, है ना, वो चीजें बताई उस डायरी ने कि नाजी ऑक्यूपेशन के टाइम में क्या क्या चीजें थी लाइफ के थी। और एनी फ्रैंक क्या बन गई थी? एनी फ्रैंक एक बहुत ज्यादा डिस्कस्ड वो बन गई थी, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बन गई थी। किसकी? ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय, मतलब ये जो नाजीज ने जो प्रलय कर रखा था ना, प्रलय ला रखा था, उसकी एक विक्टिम। ठीक है, क्लियर हुआ ये?
राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब देखो वो अपनी डायरी में लिखना यहाँ शुरू कर रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ लिखी कि डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत अजीब सा विचित्र सी चीज़ है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। अब वो क्या कहती हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखा नहीं है, इसलिए स्ट्रेंज नहीं, इसलिए स्ट्रेंज है क्योंकि अभी या बाद में मैं खुद भी और दूसरे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एक म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, सोच। एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की बातों में, उसकी सोच में कोई क्या ही इंटरेस्ट लेगा। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kind of things off my chest। फिर वो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फील आ रहा है कि मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी, है ना। और वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मेरे दिल से उतारनी है, मुझे मेरा दिल हल्का करना है। Paper has more patience than people। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि पेपर में है ना लोगों से ज्यादा सब्र है, ज्यादा सब्र कर सकते हैं पेपर। ठीक है, कब कहती हैं, एक दिन ऐसा होता है जब वो बहुत ज्यादा ऐसा डिप्रेस सा सैड सा फील कर रही होती हैं और अपने घर पे बैठी होती हैं ऐसे विद माई चिन इन माई हैंड, ऐसे करके उदास होके बैठते हैं ना कैसे, ऐसे होके बैठती हैं। ठीक है, बोर्ड एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस होना, कंफ्यूज होना कि क्या है क्या नहीं, क्या सोचना, ये सारी चीजें होना। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, या तो मैं अंदर घर में रहूं या घर से बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब भी होता है सोच, है ना, लेकिन कैसी सोच, उदासीन, ऐसी सोच जो आपको सैड कर दे, आपको उदास कर दे, उसको हम कहते हैं ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और वो वापस बोलती है हाँ, पेपर में बहुत ज्यादा सब्र है। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff bag notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। Prompt करना, provoke करना। ठीक है, और क्या कहती हैं वो कि मैं वैसे भी ये किसी को पढ़ने तो देने वाली हूँ नहीं, अनलेस, है ना, अनलेस कि मेरे पास कोई एक ऐसा ट्रू फ्रेंड हो, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, मेरा जो फ्रेंड हो जिससे मैं चीज़ें शेयर कर पाऊँ। और ये भी एक रीज़न है जिसने मुझे प्रवोक किया, जिसने मुझे क्या किया, उत्साहित किया कि मैं ये डायरी जो है लिखूं, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त तो है नहीं जिससे मैं ये पर्सनल बातें कर सकूं। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not। ठीक है, अब मेरे को ये और क्लियर करने दो, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरे दुनिया में अकेली है। बट आई एम नॉट, अकेली तो नहीं हूं मैं। I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends। I have a family, loving aunts and a good home। अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं अकेली तो खैर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत प्यारे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की सिस्टर हैं, मतलब जो मार्गोट हैं वो कितनी बड़ी थी एने से, 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स ऑलमोस्ट वो बड़ी थी। और ऐसे 30 लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ, मेरे पास एक प्यारा सा घर है, लविंग आंट्स हैं, वो ये बात बोलती हैं। No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend। All I think about when I am with friends is having a good time। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। But ऊपरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। जब भी हम सारे फ्रेंड्स बैठते हैं साथ में, तो मैं सिर्फ जो ऑर्डिनरी एवरीडे वाली बातें होती है, साधारण बातें, वही कर पाती हूँ, कोई पर्सनल टॉक्स अपनी नहीं
कर पाती. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide होना मतलब अपनी जो प्राइवेट बातें हैं ना, ठीक है, जो निजी बातें हैं वो नहीं कर पाते. इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपस में. हो सकता है ये मेरी ही गलती हो. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब कुछ भी कह लो, चीजें जो है वो वैसी ही हैं, and they are not liable to change. Liable यहाँ पे बोला है likely to change. ठीक है, कि कोई जरूरी नहीं कि वो इस तरीके से चेंज भी हो. इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अब उस डायरी का नाम क्या था? किटी. ठीक है, किटी कौन है? डायरी. डायरी का नाम है किटी. अब वो बोलती है कि ये जो मेरा इतना, मैं जिस फ्रेंड का वेट करी थी, एक वन ट्रू फ्रेंड जिससे मैं अपनी सारी पर्सनल टॉक्स कर सकूं, उसमें ना मैं सारे लोगों की तरह बस ऐसे लिखना नहीं चाहती, फैक्ट नहीं लिखना चाहती. उसमें मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो वो डायरी का नाम क्या रख देती है? किटी. तो डायरी का नाम क्या हुआ यहाँ? किटी. क्लियर हुआ इतना? Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ठीक है, अब वो कहते हैं कि कोई नहीं समझ पाएगा, है ना, कोई नहीं समझ पाएगा मेरी कहानियां जो मैं स्टोरीज को किटी को बताऊंगी. ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्टली कूद जाऊं, डायरेक्टली ही बस लिखना शुरू कर दूं. प्लंज मतलब होता है डूब जाना, कूद जाना, जंप लगाना, है ना, ये मतलब होता है प्लंज का. तो अगर मैं डायरेक्टली इस पे कूद पड़ूं और लिखना शुरू कर दूं तो कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा मेरे और किटी के बीच की स्टोरीज को. तो पहले जो है मैं एक ब्रीफ स्केच बनाऊंगी, बताऊंगी मेरी लाइफ क्या है, कैसी है, जो मुझे खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. अब वो बताती हैं कि मेरे फादर अडोरेबल, सबसे प्यारे से फादर किसी के हो नहीं सकते, इतने प्यारे मेरे फादर हैं. उन्होंने मेरी मदर से कब तक शादी नहीं करी थी? जब तक वो कितने साल के नहीं थे? 36. मतलब उनकी मैरिज कब हुई? जब उनके फादर 36 ईयर्स के थे और उनकी मदर 25 ईयर्स की थी. क्लियर? फिर वो अपनी सिस्टर के बारे में बताती है जो फ्रैंकफर्ट में बॉर्न हुई थी. कितने सन में? 1926. और वो खुद कब बॉर्न हुई है? 12 जून 1929. 3 ईयर्स का देखो डिफरेंस आ गया. मार्गोट जो है 3 साल बड़ी है एनए से. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. और फ्रैंकफर्ट में मैं कब तक थी? जब तक मैं 4 साल की थी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. माई मदर एडिथ Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. ठीक है, एमिग्रेट होना एक जगह से चले जाना दूसरी जगह परमानेंटली सेटल होने. तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो 1933 में आए थे. ठीक है, हॉलैंड. ठीक है, फिर मेरी जो मदर है वो कब आई? सितंबर में. फिर मार्गोट और मुझे जो है कहाँ भेज दिया गया था? आकेन में, अपनी ग्रैंडमदर, अपनी दादी के साथ रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी. फिर मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड चले गई थी और फिर फरवरी में मैं भी वहां चले गई. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. ठीक है, प्लंक डाउन एज अ बर्थडे प्रेजेंट मतलब मुझे जो है टेबल पे ऐसे रख दिया गया, ऐसे फेंक दिया गया कि मैं मार्गोट का जो है बर्थडे प्रेजेंट हूँ. क्लियर? चलो नेक्स्ट.
I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. तो 2 साल उनकी पढ़ाई कहाँ हुई? Montessori nursery school में, ठीक है, जब वो 6 साल की थी तब तक. At which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cupidus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ठीक है, तो जब 6th form तक थी, मेरी टीचर कौन थी? मिसेस क्यूपरस, ठीक है, जो हेडमिस्ट्रेस भी थी. और जब ये साल खत्म हुआ तो हम दोनों ही रो रहे थे क्योंकि हमें एक दूसरे को फेयरवेल बोलना पड़ रहा था, बाय बोलना पड़ रहा था. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 42. ठीक है, अब 1941 में क्या हुआ? उनकी जो दादी थी वो बीमार हो गई थी और उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मेरा बर्थडे जो है बस थोड़े ही सेलिब्रेशन के साथ हुआ. फिर 1942 में क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई, ग्रैंडमा की डेथ हो गई. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. ठीक है, 1942 में जब उनकी डेथ हुई तो वो क्या कहती हैं, अपनी डायरी में लिखती हैं कि किसी को नहीं पता कि मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ और कितना उनसे प्यार करती हूँ. फिर 1942 का जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो क्या होता है? दूसरों के लिए मनाया जाता है. मतलब ऐसा होता है ना, कैंडल्स लिट करते हैं सबके लिए, तो वैसे ही उनका जो बर्थडे उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया था, सबके लिए कैंडल्स जलाई थी और उसमें से एक कैंडल उनकी दादी के लिए भी उन्होंने जलाई थी. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. फिर बोलती हैं कि हम जो है चारों अच्छा कर रहे हैं. चारों कौन? मदर, फादर, एन्ने और मार्गोट. ठीक है, और अब ये प्रेजेंट पे आ गई हैं. जो उनके हिसाब से जो प्रेजेंट डेट है वो कितनी है अब? 20 जून 1942. ठीक है, एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. सोलेम मतलब हार्ट से, सीरियसली जो डेडिकेशन है ना उनकी, उसकी बात कर रही हैं अपनी डायरी को लेकर. क्लियर? डियरेस्ट किटी. ठीक है, अब वो अपनी डायरी का नाम उन्होंने किटी रखा था तो वो उसमें उनसे ही बात करके लिखती है कि डियरेस्ट किटी, our entire class is quacking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ठीक है, अब जो कहती quacking in its boot, सब जो है मतलब ऐसा हो रहा है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक रही है. ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो है मीटिंग होने वाली कि कौन सा बच्चा जो है पास होने लायक है और कौन सा बच्चा जो है वापस क्लास रिपीट करेगा. तो सब जो है ऐसे परेशान घूम रहे हैं. Half the class is making bets. G and J laugh ourselves silly at the two boys behind us. CN and Jacques, who have stocked their entire holiday savings on their bet. अब देखो ये अपनी दोनों फ्रेंड्स की बात हो रही है. ठीक है, दैट इज आई, खुद की बात कर रही है. ठीक है, GN and I, उसकी फ्रेंड और वो. ठीक है, लाफ, हंस रहे हैं. ठीक है, जो दो बॉयज उनके पीछे बैठे हैं जिनका नाम क्या है? CN and Jacques. ठीक है, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे जो है वो खराब कर दी है सिर्फ ये बैठ के चक्कर में. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G is pleading. अब ये जो GN है ना उसकी बात हो रही है यहाँ. G is pleading. Glances and my angry outbursts can't calm them down. अब भाई दिन रात ये जो दोनों लड़के हैं ना, CN और जैकिस, इनका ये चलता है कि मैं पास नहीं होऊंगा, अरे हो जाओगे, तुम पास नहीं होगे, अरे हो जाओगे, यही चल रहा है इनका. ठीक है, इवन जब ये जो GN है ना उसके लिए इन्होंने G's यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, तो GN जो है ना वो मतलब ना हम्बली उनको देख के रिक्वेस्ट करी कि भाई मान जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. और आउटबर्स्ट मतलब गुस्से में आ जाना, जो खुद एने जो है अपनी बात करी कि मैं गुस्से में भी उन्हें कुछ भी बोल रही हूँ, फिर भी वो दोनों लड़के शांत ही नहीं हो रहे हैं. इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. बोलते अगर तुम मुझसे पूछो, डायरी को कहते अगर तुम मुझसे पूछो ना तो 25%, क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 1/4.
तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25%। ठीक है, सो मैनी डमीज। डमीज किसको बोलते हैं? डमीज होते हैं जो रियल ना होके बस एक रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट है रियल चीजों की जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो वो कहती है कि ना कम से कम 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास में रख लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ तो करते नहीं है, तो उन्हें जो है क्लास रिपीट करनी देनी चाहिए। बट जो टीचर्स है ना हमारे, वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता उनका। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मेरी फ्रेंड जो भी सारी गर्ल फ्रेंड्स, ठीक है, वो और मैं, हम वरीड नहीं है, वी विल मेक इट, हम निकल जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। ठीक है, जो सिर्फ ओनली सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है मुझे नहीं लगता वो है मैथ्स। ठीक है, अब ये तो जो है टाइम आएगा तभी पता चलेगा, तब तक तो हम एक दूसरे को बस क्या कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं कि भाई जो है सबर करो, कुछ नहीं होगा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths. ठीक है, वो कहती है कि मैं ना अपने सारे टीचर के साथ अच्छी हूँ, सबके साथ अच्छा मेरा है बिहेवियर भी, और जो दोनों के साथ मतलब कहते हैं ना कम्युनिकेशन होना अच्छा है, सब अच्छा है टीचर्स के साथ, अच्छा है, सब कनेक्शन अच्छा है। ठीक है, 9 टीचर्स हैं जिसमें से 7 तो क्या है मेल टीचर्स हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं। एक है मिस्टर कीसिंग। ठीक है, मिस्टर कीसिंग कौन है? एक मैथ टीचर है। कैसे? ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी उन लोगों के लिए बोलते हैं जो कैसे होते हैं, ओल्ड फैशन्ड, पुराने ख्यालों के, है ना, जिनके पुराने ख्यालात होते हैं ना, वैसे हैं जो क्या पढ़ाते हैं हमें, मैथ्स। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, जो मुझसे काफी टाइम से परेशान है क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात करती हूँ। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I'd worry about that later, I decided. ठीक है, अब है ना खूब वार्निंग दे दी कि बात मत करो मत करो। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसको खूब सारा होमवर्क दे दिया और एक ऐसे लिखने को बोलना जिसका सब्जेक्ट क्या था, और चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा चैट करते हैं ना लोग, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। तो वो उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं कि तुम इस पे ही एक ऐसे लिख के लाओगी। तो वो क्या बोलती है कि मैं इस चीज के बारे में बाद में सोचूंगी, मैंने ये डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। ठीक है, उस वक्त तो मैंने लिख लिया उसको, जैसे भी लिख के बस डायरी रख ली अपनी जेब में और मैं चुप रही। That evening, after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. फिर वो जब शाम को अपना होमवर्क कर रही होती है ना, पूरा होमवर्क खत्म करने के बाद जो नोट होता है टाइटल के साथ और चैटर बॉक्स वाला, वो आता है उनकी नजर में। ठीक है, फिर वो सोचती हैं कि मैं इस पे क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। वाइल चूइंग हर फाउंटेन पेन की जो टिप होती है वो च्यू कर रही होती है, चबा रही होती है, वो सोच रही होती है कि मैं क्या लिखूं इस सब्जेक्ट के बारे में। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. ठीक है, अब क्या होता है, वो बोलती है कि भाई लिखने को तो अगर मुझे बस ऐसे लिखना तो मैं इसको ऐसे ऐसे कुछ भी लिख के, बड़े बड़े गैप दे के, कुछ भी कंफ्यूजिंग सा लिख के, रैम्बल होता है, कुछ भी लिख देना कंफ्यूजिंग सा, बस लिख दिया, बस मन मार के ना लिख सकती हूँ। लेकिन ट्रिक क्या है कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दूं मैं कि सर को मेरी बात जो है ना समझनी पड़ेगी, टॉकिंग भी जरूरी है, टॉकिंग भी नेसेसरी है। और ये सोचते सोचते उन्हें एक आइडिया आया। I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and trait मतलब होता है quality. ठीक है, quality, and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब है ना वो 3 पेजेस लिखती है।
ठीक है, 3 पेजेस लिखती हैं जो मिस्टर कीजिंग ने दिए और सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, इसे तो मिस्टर कीजिंग जो है ना मान जाएँगे। तो वो क्या लिखती हैं कि ये जो है ना बात करना जो है ना कि क्वालिटी है एक स्टूडेंट की, ठीक है? एक ट्रेट है। तो ट्रेट क्या है कि भई मैं ना इसको कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंट्रोल में रखूँ, लेकिन मैं इसको क्योर नहीं कर सकती, है ना? इसको जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है ना मैंने मेरी मदर से इनहेरिट किया है। मेरी मदर से आई है मुझ में ये चीज़ क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं और मुझसे भी ज़्यादा इफ नॉट मोर देन मी, ठीक है? मुझसे भी ज़्यादा वो बात करती हैं, है ना? तो आप इस चीज़ को जो है ना चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें इनहेरिटेड है ना, उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। वो इस तरीके से अपना ऐसे लिखती है इस आर्गुमेंट के साथ। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी अ सेकंड ऐसे। मिस्टर कीजिंग को वो ऐसे देख के हँसी तो बहुत आई, ठीक है? फिर जब मैं नेक्स्ट लेसन कर रही थी, इतने में वो मुझे एक और ऐसे लिखने को दे देते हैं और अब की बार सब्जेक्ट क्या होता है? इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या हुआ? इनकॉरिजिबल जो सुधर नहीं सकता। असुधार्य, जिसको सुधार नहीं सकते। तो वो अब की बार क्या देते हैं ऐसे कि ऐसा चैटरबॉक्स जो सुधर नहीं सकता। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he'd finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. ठीक है? अब है ना 2 लेसन तक वो काफ़ी बात करती है, ठीक है। वो इग्नोर करते हैं। अब थर्ड लेसन तक है ना बस हद हो जाती है उनकी और वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मिस फ्रैंक या एने फ्रैंक, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम अब ऐसे लिखोगी और उसका टॉपिक क्या होगा? क्वैक, क्वैक, क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स द क्लास रॉड। यहाँ रॉड का मतलब उड़ाना नहीं है, यहाँ रॉड का मतलब है हँसना। तो पूरी क्लास क्या होती है? हँसने लगती है ज़ोर-ज़ोर से। आई हैड टू लाफ टू दो आई नियरली एग्ज़ॉस्टेड माय इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। ठीक है? वो कहती हैं कि मुझे भी हँसना पड़ता है लेकिन जो है ना मेरे अंदर जितना भी होता है ना चैटर बॉक्स को लेके चीज़ें, ठीक है? वो सब है ना बस अब एग्ज़ॉस्ट हो चुकी हैं। इट वाज़ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। ठीक है? इनजेन्युइटी का एक मतलब होता है सरलता। अब वो कहते हैं कि भाई अब टाइम आ गया कि कुछ ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा और इनको तो जवाब अब देना ही पड़ेगा। माय फ्रेंड सेन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। ठीक है, वो कहती है कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। फिर उसका एक फ्रेंड होता है सैन, जो पोइट्री में बहुत अच्छा होता है ना, जो पोम बहुत अच्छी लिखता है। तो वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम वर्सेस में एक पोएम लिखेंगे। तो वो क्या होता है खुशी से उछल पड़ती हैं कि खुश हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him। ठीक है, वो कहती है मिस्टर कीजिंग जो है ना मेरा मजाक बढ़ाना चाहते हैं सब्जेक्ट देके, बट देखना उनका ही मजाक बनेगा। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way। अब वो पोएम लिखते हैं जो बहुत प्यारी होती है। वो पोएम किस बारे में होती है कि एक मदर डक है और एक फादर स्वान है और उनके जो है 3 छोटे-छोटे डकलिंग्स हैं, 3 बच्चे हैं। लेकिन है ना वो इतने टॉकेटिव होते हैं, मतलब इतना क्वैक 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 करते रहते हैं दिन भर कि उनके फादर को उन पे गुस्सा आता है और फादर स्वान जो क्या होता है उनको मार-मार के मार ही देते हैं। ठीक है? तो luckily, Mr. Keesing took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। ठीक है, अब वो ये पोएम भी रीड करते हैं, साथ में इसमें अपनी भी चीज़ें ऐड करते हैं और अपनी क्लास में भी और दूसरी क्लासेस में भी ये पोएम रीड करते हैं। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework। ठीक है, तब से क्या हो रहा है कि मुझे वो कुछ बोलते भी नहीं है टॉक करने पे कि भाई तुम इतनी टॉकेटिव क्यों हो, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता है।
ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है ऑपोजिट। वो जो ओल्ड फैशन टीचर थे ना, अब के टाइम में वो क्या करते हैं, जोक्स भी मारते हैं काफी सारे, योर्स एन ए, ठीक है। और वो इस तरीके से अपनी जो स्टोरी होती है, अपना जो भी वो लिखती हैं उस डायरी में, वो वहां फिनिश कर देती हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो द डायरी ऑफ द यंग गर्ल का क्या है, एक एक्सर्प्ट है। चलो ये हो गया क्लियर, देख लिया उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। म्यूजिंग, अ पीरियड और रिफ्लेक्शन और थॉट। मैंने बताया ना, जो सोच होती है किसी भी, वो कहती है ना कि कोई इस चीज को सीरियसली नहीं लेगा, एक 13 ईयर ओल्ड की थॉट्स को। लिस्टलेस, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, ठीक है। लिस्टलेस होना मतलब बोर होना, कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना। ब्रूडिंग, engaged in or showing deep thought about something that makes one sad, angry or worried। जो वो उदासीन होने वाली सोच होती है ना, वो होती है ब्रूडिंग। prompted, provoke करना, है ना। confide, to tell personal things privately to a person that one trust, मतलब उस पर्सन पे ट्रस्ट करना कि आप उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सको। लाइबल, लाइबल का मतलब हुआ लाइकली। इनहेंस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज, कोई चीज को इंक्रीज करना और बढ़ाना। प्लंज, प्लंज का मतलब मैंने बताया कूदना, डाइव करना, है ना, डुबकी लगाना वो। अडोरेबल, लवेबल, क्यूट, जो अच्छा लगता है, प्यारा है, जिसपे प्यार आता है, वो चीज। एमिग्रेटेड, लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर। जो मैंने बताया कि उसके फादर जो हैं, क्या हुआ था, एमिग्रेट करा उन्होंने, एमिग्रेट करना, अपनी कंट्री छोड़ के परमानेंटली दूसरी कंट्री में जाके रहने लगे। प्लंग्ड, टू पुट आउट, रख देना, फेंक देना। फेयरवेल, एन एक्ट ऑफ पार्टिंग और ऑफ मेकिंग समवन्स डिपार्चर, ये है इंटेंटेड, ठीक है, मतलब बाय कहना, जाओ। इंटेंटेड, इंटेंटेड मतलब खुद कुछ चीज प्लान करना, है ना, प्लानिंग करना। सोलेम, कैरेक्टराइज बाय डीप सिंसेरिटी, एक सिंसेरिटी होना उस चीज में कि हाँ ये चीज करनी है तो सिंसियरली करनी है। डेडिकेशन, कमिटमेंट, लगन तुम्हारी, है ना। क्वैकिंग, अ शेक और ट्रैम्बल, ठीक है, ऐसा होता है ना जो मैंने बताया तुम्हें, क्वैकिंग इन देयर बूट्स, पैरों तले जमीन खिसक जाना, वो वाली चीज। स्टेक्ड, बैट और चांस, उन्होंने अपना जो पूरा हॉलीडे था वो इसी चीज में गवा दिया। प्लीडिंग, टू मेक एन इमोशनल अपील, ठीक है, प्लीडिंग करना, किसी से इमोशनली कुछ बोलना कि भाई मत करो, रुक जाओ, ऐसे करना। ग्लांसेस, ठीक है, टेक अ ब्रीफ और हरीड लुक, ठीक है, लुक देना ऐसा कि मत करो, ऐसे वाला। आउटबर्स्ट, अ सडन रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, एकदम सडनली बस इमोशन के साथ कुछ गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया, वो वाली चीज। डमीज, एन ऑब्जेक्ट डिजाइन टू रिसेंबल एंड सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल और यूजुअल वन। डमी क्या हुई, जो रियल चीज है उसका रिप्लेसमेंट, है ना। अनप्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके, ठीक है, कभी भी चेंज हो सकता है वो चीज। ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी जो मैंने बताया, एक ओल्ड फैशन पर्सन जिसके ख्यालात कैसे हैं, पुराने। अनॉयड, एंग्री, इरिटेटेड होना, इरिटेट हो गए थे वो, गुस्सा हो रहे थे, इतना बात करती थी वो। चैटर बॉक्स, जो एक पर्सन हु लाइक्स टू चैटर, जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बात करता है। जॉटेड, राइट समथिंग क्विकली, कभी होता है ना अपन को कोई बोलता है अपन फटाफट 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 लिख लेते हैं, वो चीज। रैम्बल, टू टॉक और राइट एट लेंथ इन कंफ्यूज्ड और इनकॉन्सिक्वेशनल वेज, ठीक है, मतलब कंफ्यूज कर देना, कुछ भी लिख दिया, स्पेस दे दिया बड़े बड़े, बस भरना है, पेज भरना है, वो वाली चीज। कन्विंसिंग, केपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल, ठीक है, कन्विंस करना, किसी को मनाना, समझाना कि हाँ भाई ये चीज है, इसको समझो, इसको मानो। ट्रेट, तुम्हारी क्वालिटी, है ना। इनहेरिटेड, जो जेनेटिकली ड्राइव की हो तुमने अपने पेरेंट्स से। प्रोसीड, प्रोसीड करना, किसी चीज पे आगे बढ़ना, है ना। इनकॉरिजेबल, नॉट एबल टू चेंज, असुधार्य, जो मैंने बताया जिसमें सुधार ना हो सके। मिस्ट्रेस, अ वुमन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। मिस्ट्रेस, ठीक है, मिस्ट्रेस का भी यूज करते हैं हम वर्ड, एक लड़की के लिए बात करते हैं हम, ठीक है, एक औरत जो कोई अथॉरिटी किसी पोजीशन पे है। रोड, रोड का मतलब वैसे तो होता है गुर्राना, लेकिन यहाँ पे रोड का मतलब क्या आता है, सारे बच्चे जोर से
हंस गए, हंस पड़े। एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली यूज्ड अप, खत्म हो गई, अब अंदर नहीं है वो चीज। कहते ना आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड का मतलब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं बची है कुछ करने की। इंजेन्युइटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ठीक है, क्लेवर होना, और इसका एक मतलब होता है सरलता, ठीक है। वर्ड्स, राइटिंग अरेंज विद अ मेट्रिकल रिदम टिपिकली हैविंग अ राइम, वर्ड्स पोएम जैसे लिखी जाती है ना, वो वाली चीज। रिडिक्यूलस, ठीक है, डिजर्विंग और इनवाइटिंग डेरिशन और मॉकरी, ठीक है। रिडिक्यूलस कब बोलते हैं हम, जब छी ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज रेडिकुलस, वो वाली चीज। कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट, है ना, जो ऑपोजिट हो जाता है वही कि जो बोला उसका ऑपोजिट। क्लियर हुए वर्ड मीनिंग्स? आ जाओ उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर्स करें। What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ठीक है, राइटिंग इन अ डायरी जो था, राइट करना, वो उनके लिए जो है स्ट्रेंज क्यों लगा एने फ्रैंक को? Writing in a diary was a strange experience for Anne Frank as she never had a diary and it was a gift on her 13th birthday. She considered it her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her up and down. ठीक है, राइटिंग इन अ डायरी क्यों था? क्योंकि उन्होंने लिखा तो बहुत था, बट कभी उनके पास कोई डायरी नहीं थी जिसमें वो लिखें चीजें। उस डायरी को उन्होंने क्या माना? अपना फ्रेंड मान लिया, अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया, जिससे वो अपनी सारी निजी बातें करती थी, जो उनको उनके 13th बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी। Why does Anne want to keep a diary? Anne always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain, she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she could confide in. Anne डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि एने जो है ना बहुत अकेला फील करती थी कि कोई दोस्त नहीं है, ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है। दोस्त तो बहुत थे बट कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी सारी ऐसी बातें कर सकूं जो मैं और किसी से ना कर सकूं। तो ये जो सब उनके हार्ट में जो चीजें थी ना, उनके चेस्ट में जो ये पेन था, है ना, उसे हल्का नहीं कर पा रही थी वो कहीं, तो उन्होंने क्या किया? डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne को ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी डायरी में ज्यादा भरोसा कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है, rather than in people? Anne felt that paper had more patience than people to listen to her plight, so it was easier for her to write all kinds of thoughts which she had in her mind. Her personal diary was not meant for anyone else to read. अब एने को ये लगा कि भाई पेपर जो है ना उसमें ज़्यादा सब्र है लोगों के मुकाबले, लोग सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट पेपर जो है वो मेरी पूरी बात सुन रहा है, है ना। तो और बहुत इजी है ये सब कुछ लिखना ना, ये सब। और उनकी जो डायरी थी वो उसमें इतने आराम से खुल के लिख सकती थी क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये कोई और नहीं पढ़ेगा, ना किसी को मैं पढ़ने दूंगी, ठीक है। Why does Anne provide a brief sketch of her life? एने ने अपनी जो लाइफ है उसका एक पूरा स्केच क्यों प्रोवाइड किया? By providing the brief sketch of her life, Anne wants to give an overview of her family, relatives and her age. This helps the reader to develop a connection with the author. देखो अगर वो ना ये चीज लिखती नहीं, अगर वो अपना एक ओवरव्यू देती ही नहीं, तो क्या हमें पता होता कि उनके फादर का नाम क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था, उनकी सिस्टर का नाम क्या था, कब पैदा हुई, उनके फादर मदर की शादी कब हुई, उनके साथ क्या क्या चीजें हुई, है ना। तो उन्होंने एक ओवरव्यू जो दिया ना, उससे ही हमें ये सारी बातें पता चली है एने के बारे में और हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, What tells you that Anne loved her grandmother? ऐसी क्या बात हुई स्टोरी में, उनकी डायरी में, जिससे हमें पता चला कि एने अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। Anne lived with her grandmother for some time while her parents settled. ठीक है, this is L. Settled down in Holland, she was very close to her grandmother. She writes in her diary, "No one knows how often I think of her and still love her." On her 13th birthday, by lighting up one candle for grandmother, she shows her love for her. एने जो है जब छोटी थी तो अपनी दादी के साथ रहती थी, जब उनके फादर मदर जो है हॉलैंड में सेटल हो रहे थे तब तक वो अपनी दादी के साथ रहती थी और अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी वो, ठीक है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी ये बात कि किसी को भी नहीं पता कि मैं मेरी दादी को कितना मिस करती हूँ और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। इवन उनके बर्थडे पे उन्होंने उनकी वो एक कैंडल जलाई थी उनके लिए, जिससे क्या बता रही थी वो उनको
उनके लिए अपना प्यार। Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? What did he ask her to do? Mr. Keesing जो है एने से परेशान क्यों थे और उन्होंने एने को क्या करने को बोला? Mr. Keesing was annoyed with Annie because she was very talkative. He punished her by giving her extra homework to write essays to keep her silent and the topics always related to her nature. Mr. Keesing जो है वो एने से इसलिए परेशान थे क्योंकि वो बहुत बोलती थी। तो वो क्या करते थे, उन्हें पनिश करने के लिए उन्हें बहुत सारा होमवर्क देते थे एने को, और क्या करते थे, ऐसे देते थे जो टॉपिक्स जो है उन्हीं के नेचर से रिलेट करते थे। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, एने ने कैसे जस्टिफाई की ये चीज कि भाई मैं चैटर बॉक्स हूं तो क्यों हूं? एने जस्टिफाइज her being a chatterbox in her essay by explaining that it is due to her mother who was also very talkative and nobody could do anything about their inherited traits. ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो सीधा सीधा बोलती हैं भाई ये चीज़ मेरे अंदर मेरी मदर से आई है और जो चीज़ें इनहेरिटेड होती है ना उनको कोई नहीं बदल सकता, कर लो तुम्हें जो करना है। तो वो इस तरीके से अपना आंसर जो है, अपना जो ये नेचर है वो जस्टिफाई करती हैं। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड अ टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट्स। तो मिस्टर कीजिंग जो थे ना वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। ठीक है, टीचर्स देखो कुछ भी करते हैं ना, एक टाइम था जब हम भी यही सोचते थे कि हमारे टीचर्स यार ऐसे हैं, गंदे हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जब आज हम खुद पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो हम रियलाइज करते हैं ये चीज़ें कि नहीं यार, हम जो कर रहे हैं ना बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी सक्सेस के लिए कर रहे हैं। आज अगर यहाँ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना सब मिलके आशीष सिंह लेक्चर्स में, तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है कि भाई बच्चों को जो है बेस्ट से बेस्ट मिले और बेस्ट से बेस्ट जो है बच्चा कर पाए। ठीक है, तो जो टीचर होता है ना वो आपके लिए ही मेहनत करता है और आपके लिए ही डांटता है, जस्ट लाइक योर फादर मदर। ठीक है, वो कोई आपके दुश्मन नहीं होते मदर फादर, लेकिन कि आप अच्छा करो, आप अच्छे बनो, आप में अच्छाई ज्यादा हो, ये सारी चीजें करने के लिए वो आपको डांट भी देते हैं कभी, बट उनसे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। सिमिलरली टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं। तो क्लियर हुआ? तो टीचर्स जो है वो ऐसे ही करते थे। अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो क्या लगता है, वो जब एने ऐसी बात कर रही हो कि ये चीज तो मेरी मदर की तरफ से आई हो, तो क्या कोई स्ट्रिक्ट टीचर हंसेगा? नहीं ना, तो वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। What made Mr. Keesing allow Anne to talk in क्लास? ऐसा क्या हुआ जो मिस्टर कीजिंग ने बाद में एने को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया? Anna's last essay in the form of a poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child. It helped bridge the generation gap between the teacher and the student. ठीक है, तो जब एने ने लास्ट ऐसे लिखा, जो उन्होंने पोएम लिखी थी एने ने, उसमें वो क्या हुआ, वो ये बता पाई कि उनमें एक नॉटी सी साइड भी है, एक चुलबुला सा जो बच्चा है ना वो है, और इससे क्या हुआ, जो एक गैप है ना एने की एज में और उनके टीचर की एज में, उसके बीच एक ब्रिज बन गया कि वो समझ पाए एक दूसरे को, और उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने ये चीज अंडरस्टैंड करी कि ठीक है, छोटी है, टॉकेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे अलाउ भी कर दिया गया। Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl? क्या एने सही थी कि भाई एक 13-year-old की, एक 13 साल की लड़की की थॉट्स में कौन इंटरेस्टेड होगा और क्यों होगा? Yes, Anne was right when she said so, because most of the people don't want to give importance to a child's perspective toward the world because they are too immature for the world. But Anne Frank has become one of the most discussed of all Holocaust victims. Her diary has been translated into many languages. तो देखो सही बात है, अगर ना आज भी अगर हम हमारे पेरेंट्स को है ना कोई सुझाव देते हैं ना, तो वो पहले हमें बोलते हैं कि तुम अभी जाओ, तुम बच्चे हो। तो ऐसा होता है ना, मान्यता नहीं दी जाती एक बच्चे के पर्सपेक्टिव को, एक बच्चे के नजरिए को, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है हमें ना, वो हमसे बहुत ज्यादा भी जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या ठीक है क्या सही है, हम उनके एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर सकते, तो वो हमें बच्चा ही समझते और हमारी जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया, उसको इतना मान्यता नहीं देते। बट एने
क्या हुआ था एने के केस में? क्या हुआ था, एने जो है एक मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल होलोकॉस्ट विक्टिम, जो भी वहाँ जो प्रलय नाजीज लाए थे उसमें से सबसे डिस्कस, सबसे चर्चित विक्टिम जो थी वो एने बन चुकी थी। और उनकी जो डायरी थी ना, इसको काफी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language is the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? ठीक है, अब देखो ना, उसमें तुम्हारी बुक में देखोगे ना एनसीईआरटी की, तो उसमें ना ऊपर जनरल्स थे, तो वो जनरल्स और यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो एनएस डायरी वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट. It was somewhere closer to the memoir in which the name of Raj Kapoor has been mentioned. It was originally written in Dutch. It has informal tone which exudes the careful nature of a teenager. तो वो बहुत डिफरेंट है दोनों चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ें थी वो मेमोरी थी ना, मेमोर था किसका, राज कपूर का, ठीक है। लेकिन एने की जो ओरिजिनल जो डायरी थी वो किस लैंग्वेज में थी, डच में, है ना, डच लैंग्वेज में थी। और सेकंड थिंग, इनफॉर्मल थी वो, क्योंकि एक टीनेजर लिख रही है डायरी और अपनी डायरी है, उसकी पर्सनल डायरी है, तो वो किस तरीके से भी लिख सकती है, फॉर्मली लिखना उसको कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो इस तरीके से उसकी डायरी जो है वो डिफरेंट थी। क्लियर? Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? ठीक है, एने ने जो है एक पूरा ब्रीफ सा स्केच क्यों दिया अपनी फैमिली के बारे में, और जो किटी थी उनकी डायरी थी उसे वो आउटसाइडर मानती थी या इनसाइडर। Anne gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make others realize that a 13-year-old teenager could write about her loneliness. Kitty was an outsider which was gifted by her parents on her 30th birthday, but she considered it her best friend and treated it as an insider. ठीक है, उन्होंने वो इंट्रोडक्शन क्यों दिया, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी नहीं मानता कि एक 13 साल की लड़की अलोन हो सकती है। जब हम हमारी टीनेज स्टेज में होते हैं तो हमारे पास कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं, और बेस्ट फ्रेंड तो होता ही होता है ना। तो उन्होंने ये ओवरव्यू इसलिए दिया पहले कि भाई पता चले लोगों को कि मेरे साथ जो है ऐसी ऐसी सिचुएशन भी हुई है जिसकी वजह से मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बने ज़्यादा और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बना, तो आई एम लोनली। ठीक है, किटी जो है ना वो आउटसाइडर तो थी क्योंकि उन्हें वो गिफ्ट में मिली थी, है ना, जो डायरी है वो गिफ्ट में मिली थी, लेकिन वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जिस वजह से वो क्या थी, एक इनसाइडर। How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing? What does this tell you about her? एने कैसा फील करती थी अपने फादर के बारे में, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, और मिस्टर कीजिंग के बारे में, मिसेस क्यूपरस के बारे में, वो बताओ। Anne is fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing, who have left indelible impression on her mind and affected her life a lot. The way she represents all of them in her diary reveals that Anne was very good at understanding people and at developing interpersonal relations. ठीक है, तो एने जो है फॉन्ड होना, किसी चीज़ से बहुत लगाव होना, बहुत प्यार होना उस पर ना, तो उसको इन मेमोरीज से बहुत प्यार था, जो उन्होंने चारों के बारे में जो बातें बताई ना वो। तो इससे क्या पता चलता है कि एने ना लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकती थी, एनालाइज कर सकती थी और उनसे कनेक्शन भी बना सकती थी। क्लियर? What does Anne write in her first essay? Anne ने अपने फर्स्ट essay में क्या लिखा? Mr. Keesing asked her to write an essay on the topic a chatterbox as punishment. In the essay, she accepted the drawbacks of being talkative but argued that it was in her genes, as her mother was also very talkative. It was difficult to give up the habit and it was also a student's trait. Even Mr. Keesing laughed at the argument she had given. अब Mr. Keesing ने उसको punishment के तौर पे एक essay लिखने को दिया था जिसका टॉपिक था चैटर बॉक्स, है ना, आज चैटर बॉक्स। ठीक है, तो वो है ना पहले ये भी मानती कि हाँ भाई इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, मैं कंट्रोल भी करूंगी इस चीज़ को, लेकिन साथ में आर्ग्यू भी करते हैं कि भाई ये चीज़ है ना मेरे अंदर मेरी मदर से आई है और आप है ना इनहेरिटेड ट्रेड्स को चेंज नहीं कर सकते। प्लस ये स्टूडेंट्स में भी होता है ये चीज़ कि आपस में बात करते हैं, तो जब वो ये आर्ग्यूमेंट करती है तो मिस्टर कीजिंग को भी हंसी आ जाती है उसके इस आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट, Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? ठीक है, तो वो क्या कहती है, एने कहती है
कि जो टीचर्स हैं ना उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में जान नहीं सकते, कभी कुछ कभी कुछ, कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो क्या मिस्टर कीजिंग भी ऐसे ही थे? And I took perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher because Mr. Keesing seemed to be indifferent towards Annie's behavior. Earlier he laughed, but later he allowed Annie to talk in the class post reading her essays. ठीक है, अब ये जो है ना परफेक्ट एग्जाम्पल था जो एने ने दिया था मिस्टर कीजिंग के बारे में, क्योंकि मिस्टर कीजिंग जो है ना अलग थे, अलग बिहेवियर था उनका एने के साथ, अलग सा बिहेवियर था। पहले तो वो हंसते भी उसके ऐसे पे, है ना, और फिर उसको दोबारा से पनिशमेंट भी देते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है और फिर बाद में उसको क्या करते हैं, अलाउ भी कर देते हैं कि भाई ठीक है बात कर लो। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना, कभी पनिशमेंट दे दी, कभी अलाउ कर दिया, तो ये चीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई। What do these statements tell you about Anne Frank as a person? अब ये जो statements है ना, ये Anne Frank कैसी है वो बताते हैं। तो क्या बताते हैं? First है, we don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ठीक है, वो क्या कहती है कि हमें ना इससे ज़्यादा, और दोस्तों के बारे में बात करिए, कि हमें ना इससे ज़्यादा और क्लोज नहीं हो सकते। हो सकता है कि मेरी गलती हो कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ इन पर। तो एने इज रिजर्व्ड, रिजर्व नेचर होना, खुद को रोक लेना, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपनी बातें है ना शेयर नहीं करते, उनको ज्यादा अकेला रहना पसंद होता है या ऐसा। तो एने जो थी ना रिजर्व्ड थी। रिजर्व्ड होना मतलब खुद को रोकना, नहीं कर पाती थी किसी पे भरोसा, या किसी से अपनी निजी बातें शेयर नहीं कर पाती थी। आई डोंट वॉन्ट टू jot, JOTT, jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my best friend. ठीक है, तो वो कहती है कि मुझे बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना है जैसे लोग लिखते हैं, मुझे ये डायरी कैसी चाहिए जैसे कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि एनी एज अ पर्सन कैसी थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्वेंटिव। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट थी, उनको कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि भाई जैसे सब लिखते हैं वैसे नहीं लिखना, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ इन्वेंटिव, इन्वेंटिव मतलब कुछ अपना इजाद करना, है ना। तो ऐसी थी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. She is humorous as well. तो वो यहाँ पे ह्यूमर यूज कर रही है ना, फनी बता रही है चीज़ कि ना मार्केट जो दिसंबर में चले गई थी और मैं आई हूँ फरवरी में, और मुझे ना जैसे मार्केट का, मैं कोई गिफ्ट टू मार्गोट का ऐसे ना टेबल पे रख दिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमर यूज किया, फनी यूज किया, चीज फनी बनाई। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अब वो कहती है अपनी डायरी से कि अगर मुझसे पूछो ना तो कम से कम 25% बच्चे ऐसे निकलेंगे जो कुछ नहीं करते आगे क्लास में, बस बैठे रहते हैं डमी की तरह। ठीक है, लेकिन टीचर्स को कुछ नहीं कह सकते, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे से एनालाइज कर रही हैं सब चीज़ें कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, समझदार है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. अब वो क्या कहती है कि भाई लिखने को तो कोई भी बस पेज भरना है तो लिख सकते हैं, स्पेस छोड़ दो, बड़ा बड़ा लिख दो, बट ट्रिक क्या है यहाँ पे कि अगले का मुंह ही बंद कर दो, ऐसा आर्ग्यूमेंट दो कि अगले का मुंह ही बंद कर दो। शी हैज अ सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। ठीक है, तो उनमें क्या था कि भाई मेरे को अपनी बात जो है सही करनी है, तो इस चीज़ का उनमें क्या था, एक कन्विंसिंग एटीट्यूड था कि मैं उनको कन्विंस करूंगी कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। टॉकेटिव नेचर होता है, किस वजह से होता है, क्या होता है, उसके लिए वो आर्ग्यूमेंट्स भी देती हैं, जस्टिफाई भी करती हैं अपनी बातों को, बट हार नहीं मानती हैं, है ना, कन्विंस करने की कोशिश करती रहती हैं। तो वो उनका कन्विंसिंग एटीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।